सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का कॉलोनियलिज्म का जो है लास्ट वीडियो जो है हम लोग आज डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉलोनियलिज्म ऑफ द माइंड, किस तरीके से हमारे माइंड में कॉलोनियलिज्म जो है स्टैब्लिश किया ब्रिटेन के लोगों ने, इसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं। We saw the impact of colonial policies on the economic system of the country, but colonialism goes beyond economic impacts. हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया को क्या क्या गुलाम बनाया और इंडिया का जो पॉलिटिक्स था और जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको अपने हाथों में लेकर पूरा कंट्रोल करना चालू किया। ठीक है, कौन सा सामान कितना में बिकेगा, कहाँ बिकेगा, ये सब चीजें जो है अब ब्रिटेन के लोग जो है क्या करने लगे, डिसाइड करने लगे। लेकिन ये जो ब्रिटेन का जो कॉलोनियलिज्म था वो सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम पर नहीं था, इसके बियॉन्ड भी था। कैसे? इट इन्फ्लुएंसेस द वे पीपल थिंक। हाउ डज दिस हैपन? लेट अस टुक एट एग्जांपल। मतलब इन्होंने एक तो इकोनॉमिकली हमें गुलाम बना लिया, पॉलिटिकली गुलाम बना लिया, इससे इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से सिस्टम प्रिपेयर किया अपने चारों तरफ कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो हमारी तरह सोचे। मतलब जो ब्रिटेन की फायदे की बात है उसके लिए ये लोग काम करें, उसके बारे में ये सोचे। यहां तक इन्होंने अपने चारों तरफ इस तरीके से जो है सिस्टम जो है तैयार कर दिया था। रहने वाले भारत के हैं लेकिन सोचेंगे किसके भले का? ब्रिटेन का। इस तरीके से इन्होंने जो है एक सिस्टम तैयार किया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश वर एस्टैब्लिशिंग देयर रूल इन इंडिया, during the time the British were establishing their rule in India, many English people became interested in India's culture, knowledge and history. जब ब्रिटेन के लोग इंडिया को अपने कंट्रोल में ले रहे थे तो उस समय ब्रिटेन के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंडिया के मतलब इंडिया का जो कल्चर था, इंडिया का जो नॉलेज था, इंडिया का जो हिस्ट्री था, उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। क्योंकि हमारा इंडिया जो है जब ब्रिटेन का गुलाम नहीं था उससे पहले बहुत ज्यादा डेवलप था, साइंस के फील्ड में, नॉलेज के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलप था। दे वेर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंट्रीज कल्चर, रिलीजन एटसेट्रा। बहुत सारे ब्रिटेन के जो लोग थे वो इन सब से क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। They urged the East India Company to patronize the study of traditional Indian knowledge and the literature. उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि हमें जो है इंडिया का जो नॉलेज है, इनका जो ट्रेडिशन है, इनका जो कल्चर है, इनका जो लिटरेचर है, उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। Their efforts led to opening the Sanskrit College and madrasas. और इन्हीं के रिकमेंडेशन के कारण जो है स्टार्टिंग में जो है बहुत सारे संस्कृत के कॉलेज खोले गए, बहुत सारे मदरसा खोले गए। These people were called Orientalist, scholar of Oriental culture. इन लोगों को जो इंडिया के कल्चर, इंडिया के लिटरेचर के बारे में जो इंटरेस्टेड थे और उनकी पढ़ाई करना चाहते थे, ऐसे लोगों को जो है क्या कहा जाता है? ओरिएंटिस्टिक जो है कहा जाता है, या इनको क्या बोला जाता है? स्कॉलर्स ऑफ ओरिएंटल। ओरिएंटल का मतलब होता है हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करने वाले, इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करने वाले। However, the company's thinking on Indian culture and knowledge began to change after 1800. Many high-ranking company officials now felt that modern European knowledge was the only knowledge. अब स्टार्टिंग में बहुत सारे ब्रिटेन के लोगों ने भी सही बोला कि हाँ, भारत के पास जो नॉलेज वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 1800 के बाद से बदलना चालू हो गया। 1800 के बाद जो ब्रिटेन के बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो थे, अब वो ये मानने लगे कि ब्रिटेन के पास जो नॉलेज है वो ज्यादा अच्छा है, भारतीयों के पास जो नॉलेज है उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। पीपल शुड लर्न एंड द वे ऑफ द लर्न वाज थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। उन्होंने बोला कि लोगों को पढ़ने का जो मीडियम होना चाहिए, लोगों का पढ़ने का मीडियम वो हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु ना होकर उनका पढ़ने का मीडियम क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए। They felt that the traditional Indian knowledge had no utilitarian purpose, so spending money on it was worthless. These people were called Anglophiles. अब इन्हों पहले के लोग जो है वो इंडिया के फेवर में थे, बाद के लोग इंडिया के अगेंस्ट में आ गए। इन्होंने बोला कि इनकी सारी की सारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? इंग्लिश पर होनी चाहिए। इनके लोकल लैंग्वेजेस पर अगर हम लोग पढ़ाई करवाएंगे तो ये हमारा वेस्ट ऑफ मनी है, इससे हमारा कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो सारा का सारा मीडियम ट्रांसफॉर्म होना चाहिए किसमें? इंग्लिश में। और ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? एंग्लोफिल्स जो है बोला जाता है। ठीक है,
The Anglophiles were dominant at the time of British government was the formulating its education policy for India. The most well among them was the Thomas Macaulay, who presented his minute upon the Indian education to the upon Indian education to the British Parliament 1830. Macaulay said. अब देखो, जब इंडिया में ये बात चलने लगी कि इंडिया के लोगों को किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए करके, तो अब इसका डिस्कशन होने लगा ब्रिटेन में, क्योंकि अब सारा का सारा काम कहां से होता था, ब्रिटेन में होता था। तो उसमें जो है इंडिया में किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, इस पर सोच विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का जो मेन आदमी था उसका नाम था थॉमस मैकॉले। और थॉमस मैकॉले ने 1830 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बात बोला था, I have conversed both here and at the home, men distinguished by their proficiency in the Eastern tongues. I have never found one among them who could deny that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. इस मैकॉले ने क्या कहा, इसने एक बात बोला कि जो अरब कंट्री है और जो इंडियन कंट्री है, इनके पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी किताब है, जितना भी लिटरेचर है, वो सबके सब यूरोप के एक लाइब्रेरी में एक अलमीरा पर रखे गए किताब से भी क्या है, कम है। मतलब उसने बोला कि इंडियन कल्चर, अरेबियन कल्चर या यहाँ का जो भी नॉलेज है वो बेकार है, वो हमारे 1% के बराबर भी नहीं है। किसने बोला? मैकॉले ने बोला। Macaulay felt that the native literature could not compare with book on the European poetry, history, science and philosophy. इसने एक और बात बोला कि मैकॉले ने बोला कि भारतीयों के पास जो भी लिटरेचर है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है यूरोप के किताबों के साथ। He advised the parliament to implement education in science, mathematics and the western philosophy and culture. उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोला कि हम भारतीयों को जो है साइंस पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, इसके अलावा वेस्टर्न फिलोसॉफी मतलब ब्रिटेन की जो फिलोसॉफी है, ब्रिटेन का जो कल्चर है, वो हम लोग जो है क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। He said this would be advantage of Indians, freeing them from the superstition and barbarity. इसका ये मानना था कि हम ये भारतीयों के ऊपर में क्या करेंगे, एहसान करेंगे, उनको साइंस पढ़ाकर, मैथ्स पढ़ाकर, फिलोसॉफी पढ़ाकर, जिससे वो क्या करेंगे, अपनी पुरानी सोच से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे करके। Macaulay's plea was to give Indian and English education to create a class of Indian who would support British rule and teach their fellow countrymen, he said. मैकॉले एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहता था जिसमें भारत के जो कुछ लोग हैं वो अंग्रेजी पढ़ें और ब्रिटेन की जो फायदे की चीज है उसको समझें और अपने देश के लोगों को क्या करें, अपने भाषा में जो है समझाएं। मतलब वो एक तरीके से मीडियम बने, मतलब जो नस्ल से, जो रंग से, भेद से फिजिकली कैसे होंगे, भारतीय होंगे, लेकिन मेंटली कैसे होंगे, ब्रिटेन के फायदे के लिए सोचने वाले होंगे। We must at present do our best to form a class who may interpret between us and the millions whom we govern, a class of person Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, in the intellect. ये चाहता था कि हम इस तरीके से एक ग्रुप तैयार करें जो कल्चर से, रंग से, फिजिकली कैसे हो, खून से भारतीय हो, लेकिन उनकी सोच कैसी हो, ब्रिटेन के फायदे के लिए ही हो, ब्रिटेन के अच्छे के लिए हमेशा वो सोचे। To that class we may leave it refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with the terms of the science borrowed from the western nomenclature, and to render them by the degrees fit vehicle for conveying knowledge to the great mass of the population. हम इनको क्या करेंगे, ये तो लोकल भाषा तो जानते ही है अपना, इनको हम लोग इंग्लिश में पढ़ाएंगे ताकि ये क्या कर सके, जो हमारी थिंकिंग्स है, हमारे जो नैरेटिव्स हैं, उसको वो लोकल भाषा में ट्रांसलेट करके आम आदमी को क्या करे, समझा सके। ये ऐसा एक ग्रुप जो है प्रिपेयर करना चाहता था और इसमें ये सफल भी रहा। बहुत सारे ऐसे लोग तैयार हुए जो क्या करते थे, ब्रिटेन के लिए काम करते थे और ब्रिटेन का जो भी कल्चर होता था उसको क्या करते थे, ब्रिटेन की जो भी थिंकिंग होती थी वो आम भाषा में लोगों तक क्या करते थे, पहुंचाते थे। मतलब ये ब्रिटिश के एक तरीके से एजेंट की तरह थे। चलो, कॉलोनियलिज्म अ कंपैरेटिव एनालिसिस। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, लैटिन अमेरिका का पढ़ लिया, इंडोनेशिया का पढ़ लिया, चाइना का पढ़ लिया, इंडिया का पढ़ लिया, अफ्रीका का पढ़ लिया। अब इन सब में एक छोटा सा हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि इन सब में क्या अंतर था, क्या सिमिलर था।
We saw how Latin America, Africa, Indonesia, China, India, and other countries were subjected to and influenced by the different kinds of colonialism. One kind was seen in Latin America. Large number of native peoples of these countries were killed. Europeans settled there and forcing enslaved अफ्रीकन टू लीव दिस कंट्रीज। हमने बहुत सारे अलग अलग देशों के बारे में जो है पढ़ा, उसमें से एक था, हमने पढ़ा था लैटिन अमेरिका के बारे में। तो किस तरीके से यूरोप के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो लैटिन अमेरिका के जो ओरिजिनल जो लोग थे उनको वहां पर मार दिया गया और यूरोप और अफ्रीका के बहुत सारे लोगों को वहां पर जो है बसा दिया गया और अपने तरीके से वहां पर एजुकेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है तैयार किया गया। यह हमने पढ़ा है। The European nation wanted to exploit these settled colonies for their own benefits. The people living in the colonies opposed them. Their freedom struggle successfully ended slavery, forced labor, and the colonial policies. हमने देखा कि किस तरीके से लैटिन अमेरिका के जो भी रिसोर्सेस थे उसका यूज करना चाहते थे यूरोप के लोग अपने फायदे के लिए, और जो भी उनके अगेंस्ट में जो है स्ट्रगल करता था उसको क्या करते थे, या मार देते थे। इन सब के बावजूद भी लैटिन अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने हिम्मत करके क्या किया, इनके अगेंस्ट में स्ट्रगल किया और फाइनली इनको जो है क्या हुआ, यूरोप के लोगों से जो है फ्रीडम जो है मिल जाता है। ये हमने लैटिन अमेरिका के बारे में जो है पढ़ा है। उसके बाद देखो आगे, colonialism in Asian countries like Indonesia and India was different from the Latin America. The European nation established their government in these countries and changed their local economy to suit their needs, but were differences between Indonesia and India as well. अब जब हम लोग लैटिन अमेरिका से हट के इंडिया पे आते हैं या इंडोनेशिया पर आते हैं, तो लैटिन अमेरिका में वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते थे, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम पर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे, जबकि इंडिया और इंडोनेशिया के केस में ये बात अलग था। यूरोप के लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना भी चाहते थे और यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्होंने अपने हिसाब से चेंज करके भी जो है रखा हुआ था। तो लैटिन अमेरिका का फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में दोनों में क्या है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ के लोग इकोनॉमिक सिस्टम को भी चेंज कर रहे थे, ब्रिटेन के लोग भारत का, और पॉलिटिकल सिस्टम को भी ये चेंज कर रहे थे, और 1947 तक उन्होंने जो है इंडिया को जो है अपना गुलाम बनाकर जो है रखा हुआ था, जबकि लैटिन अमेरिका इतना ज्यादा समय के लिए उनके अंडर में नहीं था। China's story was different from the rest. The Chinese emperor continued as the nominal ruler, but several European nations established their supremacy. अगर हम चाइना की बात करते हैं तो जैसे इंडिया में इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो नवाब जो होते थे, यहाँ के जो राजा होते थे, उन सबको हटा दिया और खुद राज करने लगे। चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में वहां का जो रूलर था वो चाइनीज ही थे, जो मंचू डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था ना, वही के राजा के लोग ही थे। लेकिन इन्होंने राजा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया चाइना में, लेकिन अपना इस तरीके से सिस्टम तैयार कर दिया कि वहां पर हर जगह पर जो है काम जो होता था वो यूरोपियन लोगों के हिसाब से होता था, बस राजा नाम का जो होता था वो चाइना का था। तो हर जगह पर यूरोप के लोगों ने अपना अलग अलग इकोसिस्टम तैयार किया था, कहीं पर खुद शासन किया, कहीं पर दूसरे को बनाया, कहीं पर कुछ देर के लिए किया, कहीं पर सिर्फ इकोनॉमिक काम किया। इस तरीके से पूरे दुनिया को कहीं ना कहीं से यूरोप के लोगों ने जो है एक समय पर क्या किया था, गवर्न जो है किया था। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा जो है इन्होंने एक्सप्लॉइट किया पूरी दुनिया को, और आज ये बोलते हैं कि हम सबसे ज्यादा महान हैं। हमारे लिए मतलब उनकी थिंकिंग आज भी वैसी है। ठीक है, 21वीं सदी में आने के बाद भी जो है उनकी थिंकिंग नहीं बदली है। तो आप ये चैप्टर पढ़ाने का रीजन आपका ये था कि आप समझ सको कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो किस तरीके से इनके अगेंस्ट में जो फ्रीडम फाइट किए, किस तरीके से प्रॉब्लम झेले, जो आज हम इतना फ्री होकर क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई, अपने कल्चर को जो है एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको कौन सा वीडियो पढ़ना है कमेंट करके बताइएगा, उस पर जो है वीडियो जो है मैं लेके आते रहूंगा।